Hello everyone. So today we will discuss assertion and reason problems, and we'll start with question number 1. Assertion is the work done in pushing a block is more than the work done in pulling the block in a rough surface. And the reason is in the pushing condition normal reaction is more. तो इसका FBD बना के देखते हैं एक बार दोनों केस में. एक केस में the object is being pushed by some force F, और सेकेंड केस में द ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड बाय सम फोर्स F मेकिंग एन एंगल थीटा, एंड इन दिस केस ऑल्सो मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, इसका FBD बनाएंगे F cos थीटा, और नीचे की तरफ लगेगा F sin थीटा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल. इन दिस केस F cos थीटा, F sin थीटा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल. ठीक है, सरफेस रफ है तो इसका फ्रिक्शन F1 म्यू N1 हो जाएगा, और इसका फ्रिक्शन F2 विल बी इक्वल टू म्यू N2. ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू N1 विल बी हाउ मच? N1 will be mg plus F sin theta, mg plus F sin theta, and in this case F2 is equal to mu mg minus F sin theta. तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है? फर्स्ट केस में ज़्यादा लग रहा है या सेकेंड केस में? फ्रिक्शन फोर्स वी कैन सी दैट फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फर्स्ट केस में ज़्यादा है और सेकेंड केस में कम है. इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए इन दोनों ब्लॉक में जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे इन्हें पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, तो पुश करते टाइम वर्क डन ज़्यादा होगा और पुल करते टाइम वर्क डन कम होगा, ऑब्वियसली क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें ज़्यादा है और यहाँ कम है. तो दिस कैन विथस्टैंड मोर फोर्स एंड दैट कैन विथस्टैंड, I mean that block will move after some force is being applied more less than this. ठीक है, look here we can clearly see that the value of F1 is more than the value of F2. ठीक है, मतलब कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स इस केस में पुशिंग के फोर्स केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, और सेम ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से जब हम पुल करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है. इसका मतलब हमें इसे मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इसे मूव करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स वर्क डन in this case will be more than work done in this case. Okay, so the statement was the work done in pushing the block is more than the work done in pulling the block. Work done is F dot S, same distance अगर हम दोनों को मूव करेंगे तो इसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है हमको और उस केस में फोर्स कम अप्लाई करना पड़ रहा है. ठीक है, The reason behind this is in the pushing condition normal reaction is more. पुशिंग में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है तो ज़्यादा वर्क डन है. तो इसका आंसर आ जाएगा ए, दैट इज स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. Next is question number 2. First statement, for stable equilibrium force has to be 0 and potential energy should be minimum. सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर सपोज ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और अभी ये रेस्ट में है, इस पर नेट फोर्स रेस्ट में भी हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है. कोई भी ब्लॉक जो ये एक ब्लॉक है और इसमें F net इज 0, इसमें कोई भी एक्सटर्नल net external force acting on this block is 0, then this block is said to be in equilibrium. इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल.
अभी एक ये बाउल है और इसी बाउल को उल्टा करके रख दिया गया है सेकंड वाले के डायग्राम में, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में भी ये बॉल अभी रेस्ट में है और इसमें नेट फोर्स 0 है, और सेकंड डायग्राम में भी ये बॉल रेस्ट में है और इसमें नेट फोर्स 0 है। तो अभी ये दोनों इक्विलिब्रियम में हुए, ये भी इक्विलिब्रियम में हुआ और ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैंने फर्स्ट केस में, केस 1 और दिस इज केस 2, अगर मैंने फर्स्ट केस में बॉल को अब उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जिस पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा? फर्स्ट केस में मैंने इसे यहाँ पे ला दिया, तो क्या होगा? ये वापस अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगी। और सेकंड केस में अगर मैंने यही काम किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैं यहाँ पे लेकर आ गई, तो क्या ये वापस अपनी मीन पोजीशन में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम जिसमें पार्टिकल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और वो अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाता है, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए u वर्सेस x, ठीक है, लेट्स से हमने एक ग्राफ कंसिडर किया, कुछ इस टाइप का ग्राफ है ये, ठीक है। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू, इफ यू आर इन क्लास 11th यू विल लर्न these all things in work energy theorem, ठीक है। Now we know that F is equal to minus du by dx, ठीक है। जहाँ पे du by dx 0 हो जाएगा वहाँ पे F 0 हो जाएगा, F is 0 where du by dx is equal to 0। मतलब कि u वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये, तो जहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप 0 हो जाएगा वहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब F नेट, दिस इज F नेट एक्चुअली, इसका मतलब वो उस पोजीशन में इक्विलिब्रियम होगा। तो ऐसा कहाँ है? एक ये, एक ये, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन चारों पॉइंट में हम देखते हैं कि इसका स्लोप 0 है, du by dx इन चारों पॉइंट में 0 है, ठीक है। इन चारों पॉइंट में du by dx 0 है, इसका मतलब इन चारों पोजीशन में जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में। अब इनमें से दो पोजीशन में बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और दो पोजीशन में बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। व्हेन d2u by dx square is greater than 0, then it is said to be stable equilibrium, and when d2u by dx square is less than 0, then it is unstable equilibrium। d2u by dx square, इसको हमने डबल डिफ्रेंशिएट किया। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है और लेस देन 0 होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो इसमें d2u by dx स्क्वायर कहाँ कहाँ ग्रेटर देन 0 होगा? एक इस पोजीशन में और एक इस पोजीशन में। तो ये दोनों पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की और ये दोनों जो पोजीशन है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। जनरली हमने एक ग्राफ कंसिडर किया, सपोज दिस, ठीक है। तो du by dx इस ग्राफ का स्लोप होता है और d2u by dx स्क्वायर क्या होता है? स्लोप का भी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। मतलब दिस इज, खैर वो मैथ्स का पार्ट आ जाता है कि हम ये कैसे पता करें कि d2u by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये स्लोप 0 है, ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो ये स्लोप कम हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव हो रहा है। फिर उसके बाद हम पॉइंट में देखते हैं तो फिर ये स्लोप और भी नेगेटिव हो रहा है। मतलब देखा जाए तो इसका स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर कम हुआ, 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया और कम हुआ और कम हुआ। मतलब कि इसके स्लोप की वैल्यू कम होते जा रही है और इसके स्लोप की वैल्यू कम होते जाएगी। इसका मतलब इसका जो स्लोप का ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, लेस देन 0। तो इन दिस केस d2u by dx स्क्वायर डबल डिफ्रेंसिएशन इसका लेस देन 0 होता है, ठीक है।
अब हम सेम चीज़ यहाँ के लिए देखेंगे, ये नेगेटिव है, फिर ये 0 हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ, ये और बढ़ता गया। मतलब हम इस पॉइंट के आसपास अगर देखें, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, तो स्लोप जो है वो पहले नेगेटिव था, फिर 0, फिर पॉजिटिव, तो स्लोप की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो इन दिस केस d2u/dx² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस ग्राफ में दो पोजीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक x1 यहाँ पे और एक x2 यहाँ पे। बट हम ये देख रहे हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, x1 में है। व्हेन द पार्टिकल इज एट x1 तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, लेकिन वो x2 में भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या ये कंडीशन कहना सही है कि कोई भी पार्टिकल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब अगर हम सिर्फ इतना कहें कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और फोर्स 0 है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। सही क्या होगा? d2u/dx² शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट मिनिमम बट स्टिल द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स हैज टू बी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी मे बी मिनिमम। इट इज़ नॉट मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो मिनिमम हो, इट मे बी मिनिमम। मिनिमम नहीं है तो भी 0 हो सकता, तो भी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ d2u/dx², वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 0। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? For equilibrium, it is not necessary that the force is not 0. For equilibrium, it is not necessary that the force is not 0. Equilibrium में ये necessary नहीं है कि force 0 ना हो। मतलब suppose इसमें force लग रहा है F1 और यहाँ पे force लग रहा है F2 और यहाँ पे force लग रहा है F3। ठीक है, equilibrium में कोई body तब होती है जब उसमें लगने वाले नेट फोर्स 0 हो। अगर हम इस बॉडी को देखें तो इसमें फोर्स तो लग ही रहे हैं, F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है, फोर्स तो इसमें लग ही रहे हैं। लेकिन इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो इनका समेशन 0 आ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो second statement will be correct. For equilibrium, it is not necessary that the force is not 0. Force can be there, but net force should be 0. ठीक है, तो statement 2 जो है वो correct हो जाएगा और statement 1 गलत हो जाएगा। Third question. Now see the third question. Statement 1. An object of mass m is initially at rest. Initially rest में है मतलब 0. A constant force F acts on it. मास कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा F/m. Then the velocity gained by the object in a fixed displacement is proportional to displacement s is fixed. So v² is equal to u² plus 2as. This is 0. So v is equal to under root 2as. That is under root 2fs divided by root m. This value is constant, force भी constant है, displacement भी fixed कर दिया, so this is constant divided by root m. So basically velocity is proportional to velocity is inversely proportional to square root of mass. तो statement 1 correct हो जाएगा. For a given force the displacement for a given force and displacement, जब force और displacement given हो, मतलब कि ये भी constant हो और ये भी constant हो, तो velocity is always इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक ग्राफ दे रखा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, दिस इज F वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो F कैन बी रिटन एज K माइनस mx। F को हम K माइनस mx क्यों लिख सकते हैं? इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो K माइनस mx हम लिख सकते हैं। नेगेटिव स्लोप है और कुछ कांस्टेंट है, इनिशियली इट इज़ नॉट 0, एट x इक्वल टू 0 में इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, लेट्स से दिस इज K
सो द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ कैन बी रिटन एज f इज इक्वल टू k माइनस mx. इस टाइप का ग्राफ y इज इक्वल टू c माइनस mx होता है ना, सम c इज लेट्स से कांस्टेंट, k माइनस mx प्लस c. लीनियर ग्राफ इसे हम बोलेंगे. तो हम f को ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k माइनस mx. ठीक है. So for the given force versus distance graph, the kinetic energy versus distance graph, हमको kinetic energy versus distance graph निकालना है. तो if this is, we know that f is equal to f dot s, f dot dx, let's say this is equal to ke, change in kinetic energy dk. So f dot dx, इसका integration करो. So this will be kx minus mx square by 2 will be equal to ke. क्या ये हाइपरबोला की इक्वेशन है? नहीं है. हाइपरबोला की इक्वेशन ये नहीं होती है. तो ऑप्शन ए, सॉरी, स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट बी, फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ग्रेडियंट, दैट इज करेक्ट. एफ इज इक्वल टू डी के बाई डी एक्स, तभी तो एफ डॉट डी एक्स डी के हुआ यहाँ पे. ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. अ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क एनर्जी थ्योरम में आप पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होती है. एंड एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. ओके.